हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हिट्स। हियर आई एम मोनिका चौधरी और आज हम पढ़ने वाले हैं द पावर्स और बेसिकली द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो एज हमने बताया कि आज हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव में बेसिकली द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज प्रेसिडेंट, उनकी पावर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, और जो मेन इंपॉर्टेंट पावर कह सकते हैं वो है एग्जीक्यूटिव पावर। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहली जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो है अपॉइंटमेंट्स, यानी कि अपॉइंटमेंट्स मतलब चुनाव करना, बहुत सारे लोगों का चुनाव करना। तो हमें देखते हैं प्रेसिडेंट किस किस का और किस तरीके से चुनाव करते हैं। जैसे कि ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके अंदर हमको एक आर्टिकल याद रखना है, द आर्टिकल 75। Basically, the Article 75 of Indian Constitution states that the Prime Minister of India shall be appointed by the President of India and also the Council of Ministers shall be appointed by the President of India on the advice of Prime Minister. पर क्या होता है, जब रियलिटी होती है उसमें प्रेसिडेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं करता। जो भी पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी कमांड कर रही होती है उसका ही लीडर बेसिकली हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनता है, और उसकी एडवाइस पे या जो जो वो नाम रिकमेंड करते हैं कि ये सब लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए, वही लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं। बट हाँ, एक तरीके की फॉर्मेलिटी जो प्रेसिडेंट करते हैं वही होता है कि जब सब कुछ तय रहता है कि यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे, वो जाके उन्हें सिर्फ अपॉइंट करते हैं कि हाँ दिस इज द पीएम एंड दिस आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, देन वी हैव द गवर्नर्स। The President of India appoints the governors of the state. As I told you, states में governors होते हैं and the lieutenant governors and the chief commissioners of the union territories. जैसे कि हमें पता है यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित राज्य है, उनकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है वो होती है हमारे प्रेसिडेंट की अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ऑफिशियल अपॉइंट करते हैं जिससे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन चले, या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए वो प्रेसिडेंट उनके यहाँ पे ऑफिशियल अपॉइंट करते हैं, और साथ में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और चीफ कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज को भी अपॉइंट करते हैं। हमें इसमें बस यही पॉइंट याद रखना है और नथिंग मोर। ओके, फिर वो बात करते हैं जजेस की। The President of India appoints the Chief Justice of India and also the Chief Justice of other high courts and also the judges of Supreme Court and High Court. वो Chief Justice of Supreme Court को अपॉइंट करते हैं, बाकी सारी इंडिया में जितने भी स्टेट हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, और साथ में वो जजेस का भी चुनाव भी हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। देन वी हैव द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ कमीशंस। जितने भी हमारे इंडिया में कमीशन है, जैसे कि इकोनॉमिक कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, एंड देन द इलेक्शन कमीशन, उनके सारे चेयरमैन और मेंबर्स का चुनाव भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ही करते हैं। देन जैसे कि पहले प्लानिंग कमीशन का भी करते थे, बट प्लानिंग कमीशन अभी नहीं है, अभी नीति आयोग है। ठीक है, देन वी हैव द कंट्रोलर, ऑडिटर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पद होते हैं जो गवर्नमेंट को ज्यादातर रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में, और बहुत भी इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। इन सबको भी जो अपॉइंट करते हैं वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो हमें अपॉइंटमेंट्स में याद रखना है कि वो किस किस को अपॉइंट करते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं, किसके थ्रू करता है। ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए गवर्नेंस किसके थ्रू अपॉइंट होता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, नाउ विल डिस्कस अबाउट द पावर टू डिसमिस। जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वैसे प्रेसिडेंट हटा भी सकते हैं। प्रेसिडेंट किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं, बट कंडीशन ये है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो विदाउट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बिना किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा नहीं सकते, बट हाँ कह सकते हैं उनकी पावर है कि वो हटा सकते हैं, बट हमें मेंशन भी करना पड़ेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बाकी कोई भी ऑफिशियल है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी हटा सकते हैं। बट ये सब जो चीजें हो रही हैं ये शुड बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को भी इसके साथ एग्री करना पड़ेगा, तभी प्रेसिडेंट इन सबको हटा पाएंगे। ठीक है, देन वी हैव, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पावर है, द पावर इन रिलेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़ी हुई जातियां, उनके लिए जो पावर्स प्रेसिडेंट को मिली हुई है वो क्या क्या है। ही अपॉइंट्स अ स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। वो एसटी और एससीज के लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करते हैं जो उनकी कंडीशन को एडमिनिस्ट्रेट करता है या इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या क्या उनकी जरूरत है, या उनको पूरा देखता है कि एसटी और एससी की हमारे देश में क्या हालत है।
और दूसरा ही ऑल्सो अपॉइंट्स अ कमीशन जो रिपोर्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। बेसिकली कमीशन का भी यही वर्क है कि वो देखेगा, रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को आके कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, स्पेशल ऑफिसर अपना वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, और दूसरी भी और भी चीजें, और साथ में कंडीशन भी बताएगा कि बैकवर्ड क्लासेस की कैसी चल रही है इंडिया के अंदर। ओके, देन वी हैव द पावर ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी कभी भी किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी कोलैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वहां पे लग जाती है इमरजेंसी। ठीक है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 356 के तहत लगती है। तो उस केस में जब वो इमरजेंसी लग जाती है तो वहां का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो किसका बन जाता है, यूनियन पार्लियामेंट उसके ऊपर लेजिस्लेट करता है, उसके ऊपर लॉज बनाता है, और वहां का जो हेड हो जाते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां के बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। दिस वर्ड यू नीड टू रिमेंबर, वो वहां के बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और जो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन है या सारा का सारा वहां का स्टेट लेजिस्लेचर जो काम करता है वो हमारा यूनियन पार्लियामेंट वहां पर काम करता है। बस हमें यही याद करना है, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी इन अ स्टेट द प्रेसिडेंट बिकम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड अज्यूम ऑल द पावर्स। जो शायद गवर्नर की होती है वो सारी पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। ओके, सो हम तो अब बात करेंगे मिलिट्री पावर्स की। तो अभी हमने बात करी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, अब हम बात करेंगे द मिलिट्री पावर्स। मतलब मिलिट्री में प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स है उनके बारे में। सबसे पहले ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया। मतलब वो सारी आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर है, यानी इंडियन नेवी, एयरफोर्स और हमारी आर्मी के, उनके सबके सुप्रीम कमांडर है। ऑल्सो ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ 3 विंग्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब वो सारे जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उनके जो मेन चीफ होते हैं उन सबको प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट करते हैं, बट उन्हें कुछ रूल्स का और रेगुलेशंस का ध्यान रखना होता है। ऐसे मैंने बताया आपको, उनको कुछ रूल्स और रेगुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में जब भी वो सुप्रीम कमांडर होंगे या फिर अपॉइंट करेंगे चीफ, उस टाइम पे भी जो इनकी पावर है ये कंट्रोल और रेगुलेट की जाती है थ्रू हमारे यूनियन पार्लियामेंट की। मतलब इसमें भी उनकी पूरी ऐसी पावर नहीं है कि उनको मतलब वो चाहेंगे उसको भी चीफ बना लेंगे, उनको जो पसंद है उसको बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रूल्स और रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। साथ में जो एक वॉच है वो यूनियन पार्लियामेंट भी इस फंक्शन के ऊपर प्रेसिडेंट की रखता है। देन वी हैव द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एम्पावर है दैट ही कैन मेक द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस, बट यहाँ पे भी एक कंडीशन है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। इसमें भी उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं द एग्जीक्यूटिव पावर्स तो हमारे प्रेसिडेंट के अंदर ही बेस्ट है, बट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो फंक्शन की जाती है वो हमारे पीएम और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू की जाती है। इसलिए हमें यहाँ पे पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑल्सो पार्लियामेंट भी इनकी सारी फंक्शनिंग को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। वी नीड टू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट विल मूव फॉरवर्ड। बस इसमें इतना ही हमें याद रखना है दैट ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस of India, appoints the chief of 3 wings of armed forces. Also he is empowered to make the declaration of war and peace, but on the advice of council of ministers. Then we have the financial powers. Basically the powers related to the finance are called the financial powers. So let's see it. First one is money bill. As I told you, it is given in article definition. Basically the definition given in article 110. कोई भी बिल जो किसी भी विड्रॉल ऑफ मनी या कोई भी नए एक्सपेंडिचर को बता रहा है या ऑल्टरेशन ऑफ टैक्स बता रहा है या किसी भी इंट्रोडक्शन ऑफ नए टैक्स को बता रहा है तो उस बिल को हम कहेंगे मनी बिल। बेसिकली मनी बिल मैंने वजह से बताया कि वो खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, पर जब भी मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है वो विदाउट प्रेसिडेंट के कंसर्न या रिकमेंडेशन के बिना नहीं होगा। जब भी मनी बिल कोई भी नेता या फिर कोई भी पार्टी लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना चाहती है उससे पहले उन्हें प्रेसिडेंट का कंसर्न लेना इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा विदाउट द प्रेसिडेंट कंसर्न। प्रेसिडेंट का कंसर्न लेना इन इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन वी हैव बजट। बेसिकली बजट कंटेन करता है एस्टीमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। जो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट को बताते हैं कि हमारा बजट है, बट वो भी किसके रिकमेंडेशन में बताते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आवर प्रेसिडेंट। बजट को भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेजेंट किया जाता है यूनियन पार्लियामेंट में। ओके, देन वी हैव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अब आप पूछेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सीधा मतलब है एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट को दिखाई जाती है या पार्लियामेंट के लेट डाउन किया जाता है, मतलब उसे पहले पेश किया जाता है एवरी बिफोर द फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। उस दौरान उस ईयर के शुरू होने से पहले उस ईयर के लिए एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिखाई जाती है, पार्लियामेंट में पेश की जाती है, और वो भी किसके रिकमेंडेशन में पेश की जाती है, हमारे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम ये बोलेंगे द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड बिफोर द पार्लियामेंट बिफोर एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में पेश की जाती है। देन वी हैव द फाइनेंस कमीशन। Finance Commission basically look after the finance of the government and another functioning related to the finance of the Lok Sabha and Rajya Sabha and the government. So basically he appoints the chairman of the Finance Commission and other 4 members of the Finance Commission and also appoints the Finance Commission after every 5 years. मतलब हर 5 साल के बाद जो प्रेसिडेंट नए होते हैं या जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं उन प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, उसके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, उसके 4 अलग मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है जो फाइनेंस में कि वो ही अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years and also its chairman and the 4 members. Then we have the contingency fund of India. The contingency fund of India is placed at the disposal of president. मतलब प्रेसिडेंट एम्पावर कर सकते हैं द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट द अनफोर्सिन सिचुएशन। जैसे हमें पता है कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है वो हमारी अनफोर्सिन सिचुएशन को मीट करने के लिए होता है, मतलब जो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा नहीं है या कोई भी एकदम से विपदा आ गई है जिसके लिए हमें पैसा चाहिए, मान लीजिए कोरोना वायरस चल रहा है, उसके लिए तो जो फंड है उसमें से जो पैसा लिया जाएगा उसको कंटिजेंसी फंड ऑफ कहा जाता है। इसमें प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी पावर है कि वो गवर्नमेंट को अलाउ कर सकता है द विड्रॉल ऑफ पावर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, बट दिस ऑल्सो शुड बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बट इसको भी पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। बट हाँ ये कहते हैं कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी पावर हमारे प्रेसिडेंट की होती है। तो हमने देखा फाइनेंस में फाइनेंशियल पावर कौन कौन सी होती है रिलेटेड टू मनी बिल, कि मनी बिल पार्लियामेंट में तभी पेश किया जाएगा जब प्रेसिडेंट का कंसर्न होगा। बजट को भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ही प्रेजेंट किया जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना जरूरी है। ही अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन एवरी आफ्टर 4 years, also appoints its chairman and 4 other members. The contingency fund of India is placed at the disposal of the president. He is empowered to make the withdrawals or to make the withdraw money from the contingency fund of India to meet the unforeseen situation. ठीक है, तो अभी हमने कवर की फाइनेंशियल पावर, हम पढ़ेंगे जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जुडिशियल पावर्स में देखते हैं, सबसे पहले पावर है नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर हिज ड्यूटीज और पावर्स। अगर वो अपनी ड्यूटीज और पावर्स को फॉलो कर रहे हैं, ये ड्यूटीज और पावर्स से उन्होंने कोई काम किया है, उसके लिए वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, ठीक है। देन नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक वो इस इंडिया के प्रेसिडेंट रहेंगे या 5 साल या 10 साल, तब तक उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी भी केस में किसी भी कोर्ट में नहीं चल सकती, ठीक है। Then we have he enjoy the judicial immunity. वो enjoy करते हैं judicial immunity, बस हमें इसमें इतना mention करना है that he enjoys the judicial immunity. Next point is the power to grant pardon or reply. This point is very important. The president has the power to grant pardon or remit or suspend a sentence of punishment in case there will be appeal in case then there is appeal for mercy to president. मतलब प्रेसिडेंट को कोई अपील है फॉर मर्सी, उस केस में उनके पास पावर है पार्डन करने की या रिमिट करने की या सस्पेंड कर देने की किसी सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट। बट इसके लिए भी हमें 3 कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, इन ऑल द केसेस वेयर द सेंटेंस इज डेथ सेंटेंस, जहाँ पे डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सजा सुनाई जा रही हो, डेथ सेंटेंस सुनाया जा रहा, डेथ पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस कुछ भी बोल लीजिए, उस केस में द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, या फिर वो छोड़ भी सकते हैं, वो कह सकते हैं नहीं मैं पार्डन नहीं दूंगा, ठीक है। जैसे निर्भया के केस में हुआ था, उसमें भी कई बार उन्होंने प्रेसिडेंट से अपील की थी पर प्रेसिडेंट ने उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी, ठीक है। इन ऑल द केसेस वेयर द पनिशमेंट इज डेथ बाय द कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल बेसिकली जो सेना होती है
या जो सेना का खुद का कोर्ट होता है जिसके अंदर वो लोग सेना के मेंबर्स पे, मतलब सेना के मेंबर्स ने कोई फॉल्ट किया, उन्होंने कोई जुर्म किया है, तो उसके लिए जो उनके स्पेशल कोर्ट होते हैं उनको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। अगर उसकी कोई पनिशमेंट है, डेथ सेंटेंस है, उस केस में भी प्रेसिडेंट को अपील की जा सकती है। उनके पास पावर है, या तो पार्डन कर दें या फिर बोल दे कि नहीं इसमें सजा होनी ही चाहिए। और इन केस इफ इट इज पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग द यूनियन लॉ, अगर कोई पनिशमेंट यूनियन लॉ यानी कि केंद्र के लॉ को वायलेट कर रही है, उस केस में भी प्रेसिडेंट इंटरवीन कर सकते हैं। Okay, so this is the power of president to grant pardon or reprieve, basically in 3 cases where there is death punishment, where the punishment or sentence is by the court martial, or in case the punishment is for violating the union law. Okay, so हमने पढ़ लिया that, और इसके अंदर आप उसी पावर ये भी लिख सकते हो, you appoint the chief justice of India and also the other judges of Supreme Court and High Court. ये भी एक तरीके की जुडिशियल पावर ही है प्रेसिडेंट की, and also he can remove them. ये भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। Then we have discretionary powers. Basically discretionary power मतलब थोड़ी अलग पावर्स है, जो कहीं प्रेसिडेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल पावर्स है, मतलब इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल पावर्स है वो है हमारी डिस्क्रिशनरी पावर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मान लीजिए मेजोरिटी किसी पार्टी ने साबित कर दी है, तो उस पार्टी में जो उसका लीडर होगा वो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर और बाकी सब मेंबर बनेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मान लीजिए अब दोबारा इलेक्शन होते हैं और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती नहीं है, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है, उस केस में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? तो उस केस में हमारे प्रेसिडेंट यूज करेंगे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर। उस केस में प्रेसिडेंट बुलाएंगे उस इंसान को जो पूरे हाउस में एक मतलब दूसरों की रेस्पेक्ट होल्ड कर रहा है, या कह सकते हैं सारा हाउस उसके लिए रेडी होगा कि उसे प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो ऐसे इंसान को बुलाएगा, उस ऐसे इंसान को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने की कोशिश करेंगे जिससे उन्हें लगता है कि स्मॉलर जो पार्टीज है लोकसभा में वो उनको सपोर्ट करेंगे और उनकी पार्टी बन जाएगी। तो हम ये कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती उस केस में प्राइम मिनिस्टर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करे, प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, देन वी हैव द सडन डेथ ऑफ एनी प्राइम मिनिस्टर। अब किसी भी प्राइम मिनिस्टर की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, जैसे कि इंदिरा गांधी की हुई थी, एसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी 1984 और राजीव गांधी 1991। उस केस में जो नया प्राइम मिनिस्टर होगा उसको भी हमारे अपॉइंट जो करेंगे वो होंगे हमारे प्रेसिडेंट। ओके, देन वी हैव, अगर मान लीजिए जो लोकसभा में एक पार्टी थी उसका कार्यकाल चल रहा था और उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है और वो उस हाउस का कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया मेजोरिटी के साथ और साथ में उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। उस केस में जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो हमारे प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि वो या तो लोकसभा डिसॉल्व कर दे, पर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होगा कि वो चाहे तो लोकसभा को इस डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शन होल्ड करवा ले, या दूसरी चीज वो किसी और पार्टी को बुलाएं जिनको उन्हें लगता है कि मेजोरिटी है या फिर वो मेजोरिटी गेन कर सकती है दूसरी पार्टी को अपने संग मिला के। उस केस में वो दूसरी पार्टी को बुला सकते हैं टेस्टिंग करवाने के लिए फ्लोर पे कि हाँ उनकी मेजोरिटी साबित हो रही है कि नहीं। तो ये हमारे प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो डिसॉल्व करेंगे लोकसभा को या दूसरी पार्टी को बुलाएंगे या कहेंगे कि चलिए अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दीजिए। ठीक है, ये हमारे प्रेसिडेंट पे पूरा डिपेंड करता है। देन वी हैव डिसमिस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका है और कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करने को तैयार नहीं हो रहा है, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर उसको खुद डिसमिस कर सकते हैं। बस हमें इतना याद रखना है इसके अंदर, मतलब और मान लीजिए किसी का नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, किसी भी तरीके से एक भी मिनिस्टर के खिलाफ किसी ने कोई कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे, उस केस में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर उसको ऑटोमेटिकली डिसमिस करने की पावर रखते हैं। तो हमने डिस्क्रिशनरी पावर्स में इंक्लूड बेसिकली यही किया कि अगर कोई मेजोरिटी नहीं मिली है किसी भी पार्टी को तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होंगे, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर की सडन डेथ हो जाती है तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होंगे। मान लीजिए किसी पार्टी के खिलाफ या किसी प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो उस केस में आगे की प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि डिसॉल्व किया जाएगा या फिर दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा। और चौथी, अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और वो रिजाइन करने से मना कर रहा है तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे खुद ही डिसमिस कर सकता है। तो ये पावर्स हमने डिस्क्रिशनरी पावर्स में इंक्लूड करी, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल हम कह सकते हैं पावर्स है प्रेसिडेंट की। तो हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहली लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो असेंबल टुगेदर होते हैं, मतलब दोनों हाउस साथ में बैठे होते हैं जॉइंट सिटिंग में, आफ्टर द जनरल इलेक्शन, मतलब 5 साल के बाद जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें दोनों हाउस बैठे होते हैं, उनको जो एड्रेस करते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट।
और साथ में हर बार नए साल के लिए, जो हर एक नए साल में एक नया साल आता है, उसमें 5 साल में 5 बार भी हमारे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। बेसिकली जो प्रेसिडेंट के एड्रेस का मोटिव होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है या जो भी अदर गवर्नमेंट की फाइनेंस एंड डिफरेंट पॉलिसीज है, उनको हाउस को बताना, साथ में उन पर डिस्कशन और डिबेट होल्ड करना। Basically, the president addressed both the houses of parliament assembled together after the general election. The basic purpose of address of the president is to announce the administrative policy of the government, to hold a discussion and a debate on them. Then we have the dissolve Lok Sabha. The president has the power to dissolve the Lok Sabha, but on the 2 conditions. First one is on the advice of prime minister, और दूसरा केस है द प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी खो चुके हैं, अपने कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, मेजॉरिटी खो चुके हैं लोकसभा में। उस केस में प्रेसिडेंट की खुद की पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। Then we have nominate 12 members to Rajya Sabha and 2 members to Lok Sabha. Basically, President is empowered to nominate 12 members to Rajya Sabha from the special fields or who have practical experience in the fields such as literature, art, science. उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो एम्पावर है कि वो 12 मेंबर्स हमारी राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं और 2 मेंबर्स टू द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है पार्लियामेंट में, उन्हें लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड नहीं, मतलब उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पार्लियामेंट में, उस केस में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर है कि वो 2 मेंबर्स लोकसभा में नॉमिनेट कर सके। ओके, देन वी हैव द असेंट टू द स्टेट बिल। जैसे कि आपको पता है हर बिल को लॉ एक्ट बनने के लिए हमारे प्रेसिडेंट की असेंट यानी उनका अप्रूवल बहुत जरूरी है, पर कभी कभी स्टेट बिल्स के लिए भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, गवर्नर कुछ बिल रिजर्व करके रख लेते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के, जिनको उनको लगता है कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन या अप्रूवल बहुत जरूरी है। उस केस में प्रेसिडेंट रिफ्यूज कर सकते हैं असेंट देने से और साथ में रिकमेंडेशन भी भेज सकते हैं। जो बिल्स बेसिकली अफेक्ट करते हैं, कुछ भी उसमें मैटर इंक्लूड होता है जो अफेक्ट करते हैं पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट का कोई हाई कोर्ट है और बिल लेजिस्लेचर ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है जो उनकी पावर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है या उनकी पावर्स को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा है या अफेक्ट कर रहा है, उस केस में वो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास जरूर भेजा जाएगा असेंट के लिए। उस केस में बिल भेजना बहुत जरूरी है और प्रेसिडेंट देखेंगे कि वेदर उसमें रिकमेंड करना है या वो बिल्कुल बिल सही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट अपना असेंट स्टेट्स बिल को बेसिकली देते हैं। कुछ ही बिल होते हैं हर बिल को प्रेसिडेंट का असेंट जरूरी नहीं होता, इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर उसमें गवर्नर का होता है, पर गवर्नर की कभी कभी ड्यूटी होती है कि वो कुछ बिल जैसे कि जो रिलेटेड होते हैं पावर्स अफेक्ट करें किसी हाई कोर्ट वगैरह की, उस केस में प्रेसिडेंट के पास भेजना। ठीक है, देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। हमें कोई नई स्टेट बनानी है, बिल जिसके अंदर जो पार्लियामेंट में कोई बिल है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या फिर ऑल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि कोई नई स्टेट बननी है या किसी एरिया का बढ़ाना है, किसी स्टेट का या घटाना है, वो बिल अगर पार्लियामेंट में पेश होता है, वो पार्लियामेंट में पेश तभी हो सकता है जब उसमें प्रेसिडेंट ने अपनी रिकमेंडेशन दी हो या प्रेसिडेंट ने बोला हो कि ये बिल आप पार्लियामेंट में लाइए और इसको पेश कीजिए और फिर इसको अप्रूव करवाइए, हो सकता है या मेंबर्स को लगता है ये अप्रूव होना चाहिए। अगर ऐसा बिल होता है जिसके अंदर किसी भी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट होती है और प्रेसिडेंट को नहीं पता तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, then we have the ordinances. Basically ordinances are the temporary laws made by the president when the parliament is not in session. Means अगर कोई गवर्नमेंट चाहती है कोई लॉ लाना और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या किसी क्राइसिस की वजह से नहीं है और या कोई और भी रीजन हो सकता है उसके कारण नहीं है, तो उस केस में जो ऑर्डिनेंसेस होंगे, गवर्नमेंट ने कोई बिल बनाया उसको प्रेसिडेंट से साइन करवा लिया, असेंट लिया, तो उन बिल्स को बोलते हैं ऑर्डिनेंसेस। जैसे ही हमारा न्यू पार्लियामेंट इलेक्ट होता है उसको 6 महीने के अंदर इन सारे ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर देना चाहिए। अगर वो अप्रूव नहीं करता है तो ये सारे ऑर्डिनेंस इनवैलिड कहलाएंगे और इनकी वो जो वैलिडिटी है वो खत्म कर दी जाएगी। बेसिकली आर्टिकल 123 हमारे ऑर्डिनेंस की पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ओके, देन वी हैव असेंट टू ऑल बिल्स। बेसिकली जितने भी बिल्स पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं उनको असेंट देना प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी ड्यूटी है। कोई भी बिल लॉ एक्ट नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उसको अपना असेंट नहीं देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर है लेजिस्लेटिव में, क्योंकि बेसिकली रिलेटेड टू लॉ है, इसीलिए लेजिस्लेटिव पावर की सबसे इंपॉर्टेंट पावर असेंट टू बिल्स। नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट असेंट। एंड वी हैव नेक्स्ट पावर इज the president summon and prorogue both the houses of parliament. The president has the power to summon or prorogue both the houses of parliament. Basically हमें जैसे पता है कि पार्लियामेंट में 3 बेसिक हिस्से हैं जो है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समियन और प्रोरोग बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट।
तो हमने इस वीडियो में कवर की है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। बेसिकली वो एड्रेस करते हैं, बिल्स को असेंट देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट में उनका बहुत बड़ा रोल्स है। असेंट टू द स्टेट बिल, ही आल्सो नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, 2 members from Anglo-Indian committee to the Lok Sabha. Also the ordinances, what are their importance, and the assent to the bills, which is very important power because no bill can become a law unless the president gives its assent. तो ये बहुत सारी important power जो हमारे president play करते हैं। If you have any query, please mention in the comment section. That's all for today's video. Thank you.